तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के पाथफाइंडर चैनल पर एंड यहाँ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेक्चर की क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं, लेक्चर अगली लेने वाले हैं। तो आपको अब तक इकोसिस्टम समझ आ गया था, तो उसी टॉपिक को समझने के बाद आज हम समझेंगे इकोटोन। इकोटोन समझने के बाद उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट एक एज इफेक्ट को जानेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों हम हैबिटेट क्या होता है, होम रेंज क्या होती है, तो ये टेरिटरी क्या है, इन सब में क्या अंतर है, तो इन सबको आज समझने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं और साथ साथ आपको मिलता है इनका अनलिमिटेड एक्सेस। तो अनअकैडमी में आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा बनाया गया आपको 16,000 से भी ज़्यादा कोर्स अवेलेबल हो जाता है। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए, मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है। यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपके साथ पीडीएफ भी शेयर हो जाएगी। एंड पाथफाइंडर चैनल पे भी मैं जल्दी पीडीएफ कंपाइल करके आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस लिए हैं, आज भी बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए, मुझे इस प्रोफाइल पे फॉलो कीजिए एंड यहाँ से आप मुझसे मेरे द्वारा बनाए गए फ्री स्पेशल क्लासेस का भी आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अनअकैडमी में 16,000 से भी ज़्यादा क्लासेस हैं और ये 16,000 से भी ज़्यादा क्लासेस आप अगर देखें तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को, सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो यूपीएससी में चाहिए वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो ये सारी सब्जेक्ट्स को कवर करती हैं। तो अगर आप देखें तो दो प्रकार की अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, दूसरी आइकनिक सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको वीकली टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लिमिटेड एक्सेस मिलता है एंड आइकनिक में आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, एक पर्सनल मेंटर भी मिलते हैं एंड आपको आंसर राइटिंग की भी प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड है। आप आंसर लिख सकते हैं एंड इवैल्यूएशन भी आपको मिलेगी। तो इसकी जो कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, एक साल की सब्सक्रिप्शन की प्लस की कॉस्ट है 44,550 रुपए, 3 साल की है 81,000 रुपए। जैसे ही आप कोड KC10 यूज करते हैं आपको 10% ऑफ भी मिल जाता है और साथ साथ आपको मिलती है मेरी मेंटोरशिप। वही दोस्तों अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन देखें तो इसकी एक साल की कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 67,050 रुपीज, 3 साल की है 1,38,375 रुपए। तो KC10 जैसे ही कोड यूज करेंगे लाइकवाइज 10% ऑफ भी मिलेगा और आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी, प्लस में भी आइकनिक में भी। इसके सिवा दोस्तों ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के भी पैकेजेस हैं। एक साल की कॉस्ट है 24,750 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, 2 साल की 36,000, 3 साल की 45,000 रुपए। वही दोस्तों अगर आप GS ऑप्शनल कॉम्बो लें तो उसकी कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, 2 साल की 99,680 रुपीज, 3 साल की 1,21,200 रुपए। इसके सिवा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको बता दूं, हमने फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है अनअकैडमी पाथफाइंडर के नाम से। आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स की है, 13 मार्च को स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको जरूर जुड़ें, जल्दी से जाके ज्वाइन करें, KC10 कोड से सब्सक्राइब करना ना भूलें, इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अनलॉक करें। बहुत सारे बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं, तो ये सारे बैचेस अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करने का सोच रहे हैं तो नाउ इज द टाइम। तो दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट भी है, 21 मार्च को होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। KC10 कोड से जल्दी से जाइए, अनलॉक कीजिए और अनअकैडमी कॉम्बैट का पार्ट बनिए, इस टेस्ट को दीजिए। तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है इकोटोन। दोस्तों आप इकोसिस्टम क्या होता है वो तो समझ चुके हैं। इकोसिस्टम क्या है आपको मालूम है, एक जगह पे सिमिलर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि एक सिस्टम्स अप्रोच के अंदर जब हम पढ़ते हैं जिसमें बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स को साथ साथ पढ़ें तो उसको क्या कहते थे, हम इकोसिस्टम कहते थे, जैसा आपको याद होगा। तो इकोटोन और कुछ नहीं है, एक जोन ऑफ जंक्शन है, किसके बीच में, जहां दो या उससे अधिक इकोसिस्टम आकर मिलते हो। बड़ी अजीब बात लग रही है। देखिए आप सबने इकोटोन देखा है, अगर आपने मैनग्रोव्स देखा है, अगर आपने नदी देखी है तो नदी का जो बैंक होता है, रिवर, जो रिवर चल रही है उसका जो किनारा है, जो रिवर बैंक है, ये जो सीधी सीध में अगर आप देखें तो ये भी क्या है, एक इकोटोन है। इसको अगर मैं बेहतर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको अगर दिखाऊं तो अगर ऐसे नदी चल रही है, अगर ऐसे नदी चल रही है तो नदी के ये जो बाउंड्री वाली रीजन है, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखें तो फ्लूवियल इकोसिस्टम है, रिवराइन इकोसिस्टम है, फ्लूवियल नदी चल रही है, रिवराइन इकोसिस्टम है ये। और यहाँ पे आप देखें तो दिस इज टेरेस्ट्रियल, जमीनी इकोसिस्टम है ये। तो इनके बीच में आप अगर देखें तो ये क्या हो गया,
ये कुछ बाउंड्री रीजन है, उधर जाओ तो टेरेस्ट्रियल, बीच में जाओ तो रिवराइन। तो दो इकोसिस्टम की जो बाउंड्री वाली रीजन है वो क्या कहलाती है? इकोटोन। तो दोस्तों इसी इकोटोन को अगर हम देखें तो क्या कहते हैं? जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। तो दोस्तों अगर हम देखें जैसे मैंग्रोव्स, आप देख सकते हैं मैंग्रोव्स अगर आप देखें तो समुद्र और जमीन के बीच में पाई जाती है। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ जमीन है, और उसके बीच वाले ट्रॉपिकल इलाकों में आप देखें तो आपको मैंग्रोव्स दिखेंगे, जैसे सुंदरबन। तो वो क्या है? एक तरफ सी वाला इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है, दूसरी तरफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और उसके बीच का ये रीजन है। तो ये क्या है? मैंग्रोव। ये एक इकोटोन है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे पॉन्ड है, तो यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यहाँ पे जमीन है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और ये जो बीच वाला इलाका है ये क्या है? ये एक इकोटोन है। तो जैसे आप देखें ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोटोन, यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे ग्रासलैंड है, और ये जो बीच वाला इलाका है ये क्या है? ये अगर आप देखो तो दिस इज ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोटोन। वैसे ही आप देखिए एस्चुराइन इकोसिस्टम, ये नदी है जो चली आ रही है, यहाँ पे सी है, तो एक तरफ मरीन इकोसिस्टम है, यहाँ पे रिवराइन इकोसिस्टम है, और बीच में अगर आप देखें जहां नदी और समुद्र दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे समुद्र का पानी भी बैक करके पीछे आता होगा, तो समुद्र और नदी जहां मिल रही है उसको क्या कहेंगे? एस्चुराइन इकोटोन। वैसे ही आप देखें रिवर बैंक, नदी का जो बैंक है, जैसा मैंने आपको बताया नदी चल रही है, ये क्या है? रिवर का बैंक है यहाँ पे, तो रिवर बैंक भी एक इकोटोन है। यहाँ पे क्या है? रिवराइन इकोसिस्टम है, और उसके पीछे आप देखो तो लैंड बेस्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उसकी बाउंड्री है, तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर बैंक इकोटोन। तो इकोटोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अगर आप देखें तो ये नैरो भी हो सकता है, जैसे रिवर बैंक के केस में देखा नदी चल रही है, उसके दोनों तरफ जो किनारा है वो रिवर बैंक इकोटोन है, जैसे रिवर बैंक इकोटोन बिटवीन रिवर एंड लैंड। या फिर चौड़ा हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट, एक तरफ डेजर्ट एक तरफ, और उसके बीच में कुछ ग्रासलैंड हो सकती है, तो ग्रासलैंड इकोटोन हो गया वो फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच का, तो वो भी क्या है? वो वाइड इकोटोन है। फिर अगर आप देखें तो ये जोन ऑफ टेंशन होती है। जोन ऑफ टेंशन का क्या मतलब हुआ? जोन ऑफ टेंशन मतलब क्या हुआ कि यहां पे एक तरफ लैंड इकोसिस्टम है, आप देख सकते हैं, एक तरफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है। अगर ये लैंड और एक्वेटिक के बीच वाला इकोटोन हुआ तो एक तो पुल आ रहा है इस पे लैंड बेस्ड इकोसिस्टम का, लैंड चाहेगा उसकी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर प्रबल हो। दूसरे तरफ से पुल आ रहा है सी बेस्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम, सी है, पॉन्ड है, जो भी है दूसरा इकोसिस्टम, वो अपने जैसा बनाना चाहेगा तो उसके तरफ से पुल आ रही है। तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस संघर्ष है, एक जोन ऑफ टेंशन है। तो जो भी इकोसिस्टम पास में है, एडजेसेंट इकोसिस्टम जो भी है पास में, जो भी है उसी के जैसे कंडीशंस बनने चाहेंगे, तो कंटिन्यूअस स्ट्रगल चलता रहता है। किसके कंडीशंस ज्यादा प्रबल होने वाले हैं? नेक्स्ट अगर आप देखें इकोटोन नेचुरल भी हो सकता है, जैसा आपने देखा यहां पे एस्चुराइन इकोटोन है, ये क्या है? ये नेचुरल है। वैसे ही आप देखें दूसरा, आप देखें मैन मेड इकोटोन भी हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड और एक तरफ फॉरेस्ट। एग्रीकल्चरल फील्ड एंड फॉरेस्ट के बीच में एग्रीकल्चरल फील्ड क्या है? मैन मेड है। तो एग्रीकल्चरल फील्ड एंड फॉरेस्ट अगर आप देखें तो ये क्या है? मैन मेड इकोटोन है। झूम कल्टीवेशन होती है ना? झूम कल्टीवेशन होती है, जंगल था, क्या किया? इतने इलाके में जंगल काट दिया, बाकी चारों तरफ जंगल एज इट इज मौजूद है, और ये वाला जो इलाका हो गया, जो बाउंड्री हो गई, ये क्या हो गया? ये एक एग्रीकल्चर फॉरेस्ट इकोटोन बन गया। तो ये क्या है? ये मैन मेड इकोटोन है, सीधी बात है। तो अगर आप देखें यूजुअली क्या होता है कि जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, इस इकोटोन में जैसे जैसे आप इकोटोन की तरफ मूव करोगे, लैंड बेस्ड स्पीशीज की संख्या थोड़ी कम होने लगेगी, और जैसे जैसे आगे जाते जाओगे सी बेस्ड या एक्वेटिक इकोसिस्टम या जो भी बगल वाला इकोसिस्टम है उसके स्पीशीज की मात्रा बढ़ने लगेगी। तो आइए इसी को समझते हैं। एक फिनोमिना है बहुत इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं एज इफेक्ट। तो दोस्तों अगर आप एज इफेक्ट देखें
तो ये एक इकोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो ये डिस्क्राइब करती है कि जैसे जैसे आप रीजन में, इकोटोन वाले रीजन में घुसोगे, डाइवर्सिटी, जो जानवरों की डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव हैं, जानवर कहना गलत होगा, जीव वुड बी द राइट टर्म, क्योंकि स्पीशीज की बात हो रही है, प्लांट्स, एनिमल्स, जो जीव है, जो उनकी जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ने लगती है। मतलब कि ये डायग्राम देखिए तो आपको मालूम होगा, ये लैंड है मान लीजिए, या फिर ये एक इकोसिस्टम ए है, ये एक इकोसिस्टम बी है, मान लीजिए ये सी है, या पॉन्ड है, या लेक है, कुछ भी है, ये दूसरा इकोसिस्टम है। तो लैंड में अगर आप देखें तो बस 3 स्पीशीज हैं। ये अगर आप देखें तो 3 स्क्वायर हैं, रेड, ब्लू एंड येलो, रेड, ब्लू एंड येलो, इसके सिवा और कोई स्पीशीज नहीं है। इकोसिस्टम बी देखें तो यहां भी 3 स्पीशीज है, रेड, ब्लू, येलो, सर्कल, रेड सर्कल, ब्लू सर्कल, येलो सर्कल। और ये जो इकोटोन वाली इलाका है, यहां पे 9 स्पीशीज हो गए। 3 स्पीशीज ए के तो है ही, 3 स्पीशीज बी के तो है ही, इसके सिवा 3 स्पेशल स्पीशीज हैं, ये ट्राइंगल, रेड, ब्लू, येलो कलर वाले ट्राइंगल, जो बस इसी रीजन में पाए जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो कई बार ऐसा पाया गया है कि जो इकोटोन वाली रीजन होती है, वहां पे जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो बढ़ जाती है कंपेयर टू बोथ ए एज वेल एज बी। तो इसी इफेक्ट को कहते हैं एज इफेक्ट। तो एज इफेक्ट ये वो इकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो बताता है कि जो लाइफ है, एज, इकोसिस्टम्स के जो एज होती है, यानी इकोटोन जो होती है, वहां पे ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ होती है इन एजेस में, जहां पे 2 इकोसिस्टम ओवरलैप करते हैं, यानी इकोटोन में। इसी को कहते हैं एज इफेक्ट। तो ये देखिए एज इफेक्ट, आप वापस से देखिए, ये देखिए लैंड जोन, ये देखिए एक्वेटिक जोन। लैंड जोन में इतने स्पीशीज हैं, एक्वेटिक जोन में इतने स्पीशीज हैं, और जो ट्रांजिशन है, ये जो इकोटोन है, वहां पे एज इफेक्ट आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज देखिए कैसे यहां पर बढ़ जा रही है, क्योंकि यहां पे लैंड वाले जीव भी मिलेंगे, पानी वाले जीव भी मिलेंगे, और कुछ जीव ऐसे होंगे जो बस इसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए सक्षम है, जैसे एम्फिबियंस। तो अब यहाँ पे आपको फ्रॉग वगैरह भी दिखने शुरू हो जाएंगे, टोड वगैरह भी दिखेंगे, सैलमेंडर दिखेंगे, एंड इस प्रकार के स्पीशीज भी दिखने लगेंगे। इसी को क्या कहते हैं? एज इफेक्ट। वैसे और एक एज है इकोलॉजी में, इसको बायोडाइवर्सिटी पढ़ते टाइम हम कहेंगे एज स्पीशीज, इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इसको भी पढ़ेंगे जब बायोडाइवर्सिटी टॉपिक हम उठाएंगे। फिलहाल के लिए जानिए और एक एज स्पीशीज होते हैं। तो अभी के लिए इकोटोन से जो एसोसिएटेड वाले एज स्पीशीज हैं वो क्या है? वो देखिए मैंने कुछ कैपिटल में वहां पे अगर आप देखें तो मैंने सब कैपिटल में लिखा था, ये नॉर्मल एज है। तो एज की बात करें तो ये एज स्पीशीज वो स्पीशीज हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मोस्ट एबंडेंटली इकोटोन में ही पाए जाएं। जैसे कि अगर मैं कहूं टर्टल, कुछ टर्टल या कुछ फ्रॉग या स्पाइडर आप, या फिर आप क्रैब देखें, स्पाइडर माफ कीजिएगा, क्रैब देखें, तो आपको मालूम होगा क्रैब गहरे समुद्र में नहीं मिलेगा, ना ही क्रैब जंगल में मिलेगा। वो कहां मिलेगा? वो उसी इलाके में मिलेगा जहां पे समुद्र और जमीन दोनों आके मिल रहे हो, यानी वो क्या हो? वो एक इकोटोन हो। तो क्रैब क्या है? वो एक एज स्पीशीज है। तो ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं? एज स्पीशीज। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्राइमरीली वहीं अकर करते हैं जहां पे इकोटोन हो। तो उन स्पीशीज को क्या कहेंगे? एज स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कई स्पेशल बर्ड्स हैं जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी में पाए जाते हैं। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी क्या है? वो एक फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच वाला ग्रासलैंड बेस्ड इकोसिस्टम है। तो वो क्या है? वो अपने आप में एक इकोटोन है, एक तरफ फॉरेस्ट है, एक तरफ डेजर्ट है, और बीच में भरतपुर क्या है? एक इकोटोन है। वैसे ही आप देखिए एस्चुरी आपको अभी बताया, जहां पे नदी और समुद्र मिलती है, दैट इज एस्चुरी। तो एस्चुरी अगर आप देखें तो वो क्या है? वो भी एक जोन ऑफ
एक इकोटोन है जहां पे एक तरफ मीठा पानी है नदी का, दूसरी तरफ खारा पानी है समुद्र का, तो उसके बीच वाला जोन है। तो आपको मालूम होगा कुछ मछलियां होती हैं हिल्सा फिश, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस मार्शी, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस ब्रैकिश वाटर में ही, मार्शी माफ कीजिएगा, उस ब्रैकिश वाटर में ही पाए जाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? वो भी क्या हो गए? एज स्पीशीज। तो एस्चुरी भी क्या है? एक इकोटोन है, उसमें पाए जाने वाला हिल्सा फिश है, तो वो क्या है? वो एक एज स्पीशीज है। तो क्या कारण है इस एज इफेक्ट के पीछे? क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ स्पीशीज हैं वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्यों बढ़ जाती है इकोटोन में? ऐसा क्यों होता है कि इकोटोन में कुछ स्पेशल स्पीशीज पाए जाते हैं? तो इसके पीछे अगर हम कारण देखें तो पहला कारण हो सकता है कि यहां पे जो रिसोर्सेज हैं ये दोनों इकोसिस्टम से आ रहे हैं। यहां पे अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, यहां पे अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो लैंड वाले इकोसिस्टम से भी आ रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम से भी आ रहे हैं। तो दोनों इकोसिस्टम से यहां पे रिसोर्सेज आ पा रहे हैं। तो यहां पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इसलिए ज्यादा रिसोर्सेज हैं इस इलाके में, इस वजह से यहां पे ज्यादा स्पीशीज थ्राइव करते हैं, उनको सपोर्ट किया जाया जा सकता है। उसी को ऐसे भी समझ सकते हैं आप, इकोसिस्टम एजेस अगर आप देखें या फिर बॉर्डर्स को अगर आप देखें तो वो एनर्जी नेट्स हैं। जहां पर आप देखें न्यूट्रिशन की मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी अगर हम देखें तो दोनों रीजन से आती है, और दो इकोसिस्टम की एनर्जीज, सरप्लस एनर्जी यहीं पर आके एड ऑन हो जा रही है। तो नेट एनर्जी यहां पर देखें तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है इस इकोसिस्टम का वो बिल्कुल बढ़ जाता है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन आपको जल्दी से बता देता हूं। तो अगर आप देखें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर आप देखें तो ये वो रेट है जिस रेट से किसी रीजन के लिए नापा जाता है। तो उस रीजन में जो ऑटोट्रॉफ्स है वो कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके सन से निकलने वाली एनर्जी को यूजफुल केमिकल एनर्जी बना के अपने बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर ऑटोट्रॉफ जितने एफिशिएंट होंगे फूड चेन में उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई होगी, यही मतलब है, क्योंकि बेस उतना बड़ा हो जा रहा है, ऑटोट्रॉफ से ही तो सारी एनर्जी जा रही है। ऑटोट्रॉफ बहुत ज्यादा एनर्जी अगर सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी है उनके पास। तो अगर आप देखें तो प्रोडक्टिविटी वाइज देखिए, एस्चुरीज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। ओपन सी अगर आप देखें, ओपन ओशन प्रोडक्टिविटी में बहुत कम है, लेकिन एस्चुरीज देखिए, रिवर ओशन दोनों मिक्स हो रही है, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी देखिए कितनी हाई है। वैसे ही स्वैम्स एंड मार्शेस, जो टाइडल इलाके हैं, स्वैम्स हैं, या फिर जो मैंग्रोव्स वाले इलाके हैं, वहां पे भी प्रोडक्टिविटी देखिए कितनी हाई है। वैसे ही अगर आप देखें तो ये जितनी भी इकोसिस्टम्स की जो एज वाली रीजन है, जहां पे दो इकोसिस्टम मिल रहे हैं, वहां पे एज इफेक्ट होने के पीछे कारण क्या है कि जो नेट एनर्जी है वो दोनों इकोसिस्टम की आके मिल रही है, तो ज्यादा एनर्जी हो जाती है। इसके सिवा आप देखें तो जो इकोटोन होता है वहां पे एक यूनिक कंडीशंस बन रही है। वहां पे जो एबायोटिक कंडीशंस है वो जैसे लैंड और सी बेस्ड है, अगर लैंड और पॉन्ड बेस्ड है, लैंड और सी बेस्ड है, तो यहां पे लैंड वाला एबायोटिक फैक्टर भी एक्टिव है, और ओशन है तो ओशन, या फिर एक्वेटिक है तो एक्वेटिक जोन वाला भी एबायोटिक फैक्टर एक्टिव है। तो उन दोनों के मिलने से एक यूनिक टेम्परेचर हो रहा है, यूनिक ह्यूमिडिटी हो रही है, यूनिक सॉइल मॉइस्चर हो रहा है, यूनिक लाइट पहुंच पा रही है, इंटेंसिटी हो रही है। तो एक स्पेशल टाइप का माहौल बन रहा है जिसमें कोई स्पेशल टाइप के जीव सरवाइव कर सकते हैं और कहीं नहीं पाए जाएंगे। उस यूनिक माहौल में वो यूनिक स्पीशीज पाए जाएंगे। जैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, वो बहुत गहरे पानी में नहीं जाएगा, ना ही वो बिल्कुल जमीन में जाएगा, वो कुछ ऐसे ही इलाके में, समुद्र के किनारे टाइडल इलाकों में पाया जाता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, भितरकनिका मैंग्रोव्स वहां पाया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र में, अंडमान में
सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स काफी रीजन में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, यूनिक कंडीशन बन रही है, ब्रैकिश कंडीशन हो रहा है, समुद्र भी है, नदी भी है, इसलिए वो पाया जाता है। अगला टॉपिक दोस्तों, जल्दी से 5 मिनट का टॉपिक हमारा बच रहा है, जल्दी से उसे हम देख लेते हैं एंड उसको समझ लेते हैं। तो हैबिटेट क्या होता है? तो ये वो फिजिकल एनवायरनमेंट है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म नॉर्मली रहता है, तो उसको कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट बेसिकली वो इलाका है, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जहां पे ऑर्गेनिज्म को वो सब कुछ जो सरवाइव करने के लिए चाहिए उसका पाना यहीं से हो सकता है। यानी फूड रिक्वायरमेंट्स, शेल्टर रिक्वायरमेंट्स, मेट की रिक्वायरमेंट्स स्पीशीज को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स बस और बस उस इलाके से यदि फुलफिल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, हैबिटेट। तो चाहे वो फूड हो, मेट सिलेक्शन हो, सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी हो, ये सब कुछ जहां से वो जानवर जुगाड़ पाता है वो क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट। तो हैबिटेट एक फिजिकल टर्म है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के एलिफेंट कहां रहते हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि भाई इंडिया के एलिफेंट ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट एक बायोम है, उसमें अलग अलग हैबिटेट्स आपको देखने मिलेंगे। जैसे मेघालय के हाथी हैं तो उस पॉपुलेशन स्पेसिफिक हैबिटेट आपको मेघालय में मिलेगा। कुछ एलिफेंट हैं जो केरला में रहते हैं तो वेस्टर्न घाट्स वाला हैबिटेट में कुछ हाथी आपको देखने मिलेंगे। तो ये क्या है, वो उनका हैबिटेट है, कहां से वो रहते हैं, जहां पे वो खाना जुगाड़े, पानी जुगाड़े एंड मेट की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर सकें। फिर दोस्तों और एक टर्म आता है इसी के बाद, टेरिटरी। तो टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल एरिया है जिसको कोई इंडिविजुअल स्पीशीज, यहां पे हैबिटेट की जब बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, उस इलाके में पाए जाने वाले उसके जैसे सारे जानवर की, है ना। सारे हाथी जो पाए जाते हैं केरला में, वेस्टर्न घाट्स में, उनकी बात हो गई। तो क्या कहूंगा मैं, हैबिटेट। अब अगर मैं किसी रामू नाम के हाथी जो केरला में रहता है उसकी बात करूं तो मैं कहूंगा टेरिटरी। तो टेरिटरी क्या है, वो ज्योग्राफिकल एरिया है जो कोई इंडिविजुअल रामू नाम का जैगुआर क्या करता है, मार्क करता है, डिफेंड करता है, वो क्या कहलाती है, उसकी टेरिटरी। अलग अलग तरीके से वो इसको डिफेंड करने के लिए मार्क कर सकता है, वो साउंड का उपयोग कर सकता है। ये देखिए पैक ऑफ वुल्व्स क्या करते हैं, ये लोग आवाज निकालते हैं। वैसे ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो पॉपुलेशन जैसी ही है ये भी, बट यहां पर आप देखें तो ये लोग कलेक्टिवली अपना टेरिटरी मार्क करते हैं। पैक ऑफ वुल्व्स क्या करते हैं, हाउल करते हैं। ये जैगुआर क्या करता है, ये अपना हाथ ऐसे घिसता है, ग्लैंड से स्मेल आती है, वो यहां पर छोड़ के जाता है, मार्क छोड़ के जाता है उस दौरान। या फिर स्मेल हो सकती है, साउंड हो सकती है, कुछ मूवमेंट कर सकता है सामने वाले जानवर को डराने के लिए। तो ये क्या है, टेरिटरी है। तो टेरिटरी मार्क करना बड़ा टेढ़ी खीर है, आसान नहीं है, बहुत एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए बड़ा इलाका टेरिटरी नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। छोटा सा इलाका होता है जो सच में वो डिफेंड कर सकता है। फिर एक टर्म आता है होम रेंज। होम रेंज क्या होता है, तो होम रेंज हो गया वो एरिया जहां पे कोई एनिमल रहता है, मूव करता है ऑन अ डेली बेसिस या पीरियोडिक बेसिस, जितने देर में दूर में वो माइग्रेट करता है, कुछ महीने में जहां तक वो मूव करता है, किसके लिए, खाना ढूंढने के लिए। किसके लिए, वो खाना ढूंढने के लिए, मेट के सिलेक्शन के लिए, पानी ढूंढने के लिए अगर ढूंढे तो उसको क्या कहते हैं, उस एनिमल का होम रेंज। तो ये मच लार्जर है उसके टेरिटरी की तुलना में। तो टेरिटरी छोटा होता है क्योंकि उसे डिफेंड करना है। होम रेंज में डिफेंड करने वाली बात नहीं है, ना ही ये एक्टिवली डिफेंड किया जाता है, और दो जानवरों के सेम होम रेंजेस ओवरलैप कर सकते हैं, बट टेरिटरीज यूजुअली ओवरलैप नहीं करते। अगर टेरिटरीज ओवरलैप होंगे तो स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो है आपको ब्लैक कलर में दिखा रहे हैं, ये क्या है, उसका नेस्ट। तो ये अगर आप देखें, ये नेस्ट है। ये जो ब्लैक कलर से दिखाया, इसके बारे में जो सर्कल बनी हुई है रेड कलर का जो इलाका है, वो क्या है, उसका टेरिटरी है, जहां पे वो जानवर क्या कर रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है। तो डिफेंड करेगा, यहां आओगे तो वो आने से रोकेगा। और इतना बड़ा इलाका क्या है, उसका होम रेंज है, जहां तो वो खुले में विचरण करता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, आओगे तो साइड से निकल लेगा,
कोशिश करेगा कि संघर्ष ना हो। ये क्या है, उसका होम रेंज है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका के एलिफेंट देखें अगर आप, तो रहते तो वो मोस्टली यहीं पर है, ये उनका यहाँ पे उनका नेस्ट है, लेकिन अपने खाने पानी की तलाश में आप अगर इनको देखो तो ये इतना इलाका क्या कर रहे हैं, 100 से 300 स्क्वायर किलोमीटर तक ये लोग रोम करते हैं। उतना बड़ा इलाका क्या होता है इनका, होम रेंज होता है। तो आई होप अब आप लोग समझ गए क्या होम रेंज है, क्या किसी जानवर का हैबिटेट है, क्या उसकी टेरिटरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो कि आपको क्लियर हो गए। तो कल हम करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड डेली 9 AM पे क्लास होगी। तो कोशिश रहेगी कि आने वाले 25-30 दिन में हम इन्वायरमेंट स्टैटिक पार्ट कंप्लीट कर दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, फास्ट क्लासेस होंगी, टू द पॉइंट, आप जल्दी से सीखें। PDF भी आपको मिल जाएगा, सारी PDF भी आपके तक आ जाएंगी, तो कोई टेंशन नहीं है। जल्दी से बस आइए, सुबह 9 बजे क्लासेस देखिए और इन्वायरमेंट स्टैटिक पार्ट कंप्लीट करवा लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, इससे आपको 10% ऑफ नहीं मिलता, सिर्फ 10% ऑफ तो मिलता है, इसके सिवा मेंटरशिप भी मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग भी मिलती है, बेस्ट नोट्स भी मिलते हैं और गाइडेंस जो है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।